बात सन 1950 के आसपास की है। बनारस में राम बाबू नाम के एक सत्पुरुष रहा करते थे। राम बाबू विदुर थे और उनका एक बेटा था शेखर। शेखर असम में चाय के एक बागान में नौकरी करता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। असम के मौसम और शेखर के पास खुद का घर ना होने की वजह से वो पत्नी को अपने साथ लेकर नहीं गया था। उसकी पत्नी का नाम नमिता था और वो बनारस में अपने ससुर के साथ रहती थी। शेखर दिखने में सामान्य था, लेकिन नमिता एक अपूर्व सुंदरी थी। उसका गोरा रंग था, साथ ही उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। नमिता एक धर्मपरायण स्त्री थी। अनेक व्रत और उपवास रखना और भगवान की नित्य पूजा करना उसका नियम था। बनारस में ही राम बाबू के एक बंगाली मित्र थे, गांगुली महाशय। गांगुली महाशय तंत्र मंत्र के उच्च कोटि के साधक थे। बनारस में राम बाबू अपनी बहू नमिता के साथ एक किराए के मकान में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद नमिता के आग्रह पर उन्होंने अपनी जमा पूंजी से एक घर खरीद लिया। मकान ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें कुल 4 कमरे थे, 2 आगे, 2 पीछे और बीच में एक आंगन था। यह मकान पहले किसी मुसलमान का था। बंटवारे के समय वो इसे बेचकर पाकिस्तान चले गए। हालांकि राम बाबू ने इस मकान को एक बनिए से खरीदा था। उस बनिए को किसी ने बताया था कि इस मकान में बहुत संपत्ति छुपी हुई है। इसी लालच में उसने यह मकान खरीद लिया था और संपत्ति हासिल करने के लिए पूजा पाठ और कई जगह खुदाई भी करवाई थी। लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने इस मकान को बेचने का निर्णय लिया। मकान खरीदने के बाद राम बाबू को जब इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने इसकी चर्चा अपने मित्र गांगुली महाशय से की। गांगुली महाशय ने घर की मिट्टी मंगवाई। मिट्टी के अध्ययन के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस मकान में सचमुच कोई खजाना छुपा हो सकता है। ये सुनते ही राम बाबू मचल उठे। उन्होंने गांगुली महाशय से इस खजाने को निकालने का अनुरोध किया, लेकिन गांगुली महाशय ने उनकी बात को ये कहते हुए टाल दिया कि यह प्रक्रिया जितनी आसान दिखाई देती है उतनी होती नहीं। इस कोशिश में खतरा भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि धन का लालच बहुत बुरा होता है। राम बाबू के कई बार अनुरोध करने पर आखिर गांगुली महाशय खजाना निकालने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य के लिए अमावस की रात तय की गई। तब तक इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी साधन जुटा लिए गए। भूमि शोधन के पश्चात गांगुली महाशय ने कुछ तंत्र क्रियाओं के अनुष्ठान किए। राम बाबू ये सब देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन गांगुली महाशय का चेहरा गंभीर बना हुआ था। शायद उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी थी। तंत्र की समाप्ति के पश्चात मकान के एक हिस्से की खुदाई आरंभ की गई। खुदाई का यह काम खुफिया तरीके से कई रातों तक जारी रहा। एक रात करीब 12 फीट खुदाई के बाद जमीन में कुछ सीढ़ियां दिखाई दी और खोदने पर ये सीढ़ियां जहां खत्म हुई वहां एक चौकोर कब्र बनी हुई थी। गांगुली महाशय को कब्र के पास एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया।
बमुश्किल उस दरवाजे को खोलने पर एक छोटा सा कमरा मिला। दियों की रोशनी में उस कमरे को देखने पर कोने में एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। इसे देखकर उन्हें लगा कि अब उनकी मेहनत सफल होने जा रही है। लेकिन उस संदूक को खोलने पर उसमें खजाने की जगह कुछ विचित्र वस्तुएं पड़ी मिली। उल्लू के पंजे, शेर के नाखून, इंसानी खोपड़ी और कुछ पीतल के ताबीज उसमें रखे हुए थे। संदूक के भीतरी दरवाजे पर एक युवक की तस्वीर भी लगी हुई थी। उसने कीमती अंगूठियां और हार पहने हुए थे। तस्वीर से वो कोई अमीर शख्स दिखाई दे रहा था। संदूक में एक चांदी की डिबिया में एक पत्र पड़ा मिला। पत्र उर्दू में लिखा हुआ था। गांगुली महाशय उर्दू जानते थे। पत्र में लिखा हुआ था, जब तक कब्र में पड़ी मेरी लाश का कतरा कतरा सड़ नहीं जाता, तब तक इस मकान पर मेरी इच्छा शक्ति का प्रभाव मौजूद रहेगा और मेरी इस इच्छा शक्ति के कारण एक ना एक दिन नाजिरा इस घर में जरूर आएगी और तब मैं उससे अपनी हत्या का बदला लेकर रहूंगा। जब तक मैं उससे अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी न किसी रूप में यहां मौजूद रहूंगा। पत्र के आखिर में 60 साल पुरानी तारीख डली हुई थी। इस पत्र को पढ़कर तीनों डर गए। गांगुली महाशय ने कहा, हो सकता है कि यह पत्र उसी व्यक्ति ने लिखा है जिसकी तस्वीर इस संदूक पर लगी हुई है। नाजिरा नाम की महिला ने शायद इसकी हत्या की हो और ये उससे बदला लेकर ही रहेगा। ये कहकर गांगुली महाशय सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि इस प्रेतात्मा का बदला आखिर कैसे पूरा होगा। नाजिरा इस घर में कैसे पहुंच सकती है और ये संदूक खोलकर कहीं वे तीनों किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। काफी देर तक विचार करने के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। आखिर में उन्होंने हारकर उस संदूक को दोबारा बंद कर दिया, कमरे का दरवाजा लगाया और ऊपर आकर उस जगह को दोबारा मिट्टी से भर दिया। लेकिन इस घटना के करीब 6 महीने बाद ऐसी खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नमिता ने अपने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मरते समय नमिता गर्भवती थी। इस घटना से सदमे में आकर राम बाबूजी भी चल बसे। शेखर जब बनारस पहुंचा और उसे सब घटनाओं की जानकारी लगी, तो वो भी ये आघात सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जान ले ली। लेकिन नमिता जैसी धर्मपरायण नारी ऐसा कैसे कर सकती थी? उसके साथ आखिर क्या हुआ था? इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ गांगुली महाशय के पास था। गांगुली महाशय ने इन तमाम प्रश्नों के उत्तर में एक चिट्ठी आगे कर दी। इस चिट्ठी में सभी प्रश्नों के उत्तर थे कि उस घटना के बाद ऐसे कौन से हालात बन गए जिससे यह हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। क्या लिखा था उस चिट्ठी में, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। मैं जानती हूं आप सबको ज्यादा इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगला वीडियो आज रात ही डाल दूंगी। धन्यवाद।